Good morning, student. Welcome to chemistry class. As you know that we are doing revisions from the starting. Now in this chapter solid state, chapter is solid state. Sorry, we are now at solid state. We have completed P block, solid state. Okay. And we have seen the classification of solid, classification of crystalline solid, then lattice, crystal lattice, and unit cell, their parameters. These topics we have revised. Now we will see different type of lattice, different type of unit cell. Okay, unit cell if we will see here, there are two type of unit cell. One is the simple, other is the centered. अदर क्या है, सेंटर्ड है. सिंपल में क्या है कि देर आर ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑन द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल. कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर ऑन द कॉर्नर. ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे होते हैं. सपोज ये हमारी एक सेल है, एक सेल यहाँ पे है और यहाँ पे हमने इसको टच किया, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई. यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है केवल कॉर्नर पे है. तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया. क्या हो गया? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. ठीक है. अब इसके बाद जो हमारे सेंटर्ड को अगर देखेंगे, सेंटर्ड को, तो इसमें जो है कि इसमें हम देखेंगे तीन तरह के होते हैं. एक तो हमारा होता है फेस सेंटर्ड. here is spelling TRED, face centered. And another is body centered. And last one is end centered. Another is end centered. अब फेस सेंटर्ड को हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि ये हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर है. इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में कॉर्नर के साथ यहाँ पे जो फेस है, वो फेस पे भी एटम्स होते हैं. फेस पे भी एटम्स होते हैं. यहाँ पे देखेंगे कि फेस पे भी एटम्स होते हैं. ठीक है. यहाँ पे ये हमारा सेंटर, ये हमारा सेंटर
और ये सेंटर है, ये सेंटर है। इस वाले फेस का सेंटर सपोज हम यहाँ ले लेते हैं, और जो हमारा ये वाला फेस है इसका सेंटर हम यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ 6 फेसेस के ऊपर जो है कि एटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑल 6 फेसेस हैव एटम्स। फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, देन हियर इज फोर्थ, लास्ट में पीछे की साइड में फिफ्थ, और ये आगे की साइड में सिक्स्थ फेस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक कॉर्नर पे एटम तो है, लेकिन एक एटम इनसाइड द बॉडी है। एक एटम क्या है, इनसाइड द बॉडी है, यानी किसी फेस पे नहीं है, ये किसी फेस पे ना होकर के बॉडी के अंदर है, किसी भी फेस पे ना होकर के कॉर्नर पे एटम तो है, ये बॉडी के अंदर है। इसका रिलेशन इससे भी है, इसका रिलेशन इस एटम से भी है, इस एटम से भी है, इस एटम से भी है, यहाँ इस एटम से है, यहाँ इस एटम से है, इस एटम से है, और इस लास्ट एटम से भी है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से बॉडी के अंदर है। और जो एंड सेंटर्ड है, इस एंड सेंटर्ड में हम क्या देखेंगे, इस एंड सेंटर्ड में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बॉडी है इसकी किसी दो एंड पे है। एटम्स यहाँ पे तो हैं, एटम्स यहाँ पे हैं, एटम्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम एंड सेंटर्ड कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जो हमारा यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के दो पार्ट है, एक तो सिंपल और एक जो है सेंट्रल यूनिट सेल। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो केवल कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, जो सेंटर्ड है इसमें 3 कैटेगरी होती है। फेस सेंटर्ड, जिसमें कि कॉर्नर के अलावा फेस पे भी होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर के अलावा बॉडी के अंदर है। एंड सेंटर्ड में क्या है, इसमें कॉर्नर के अलावा जो है कि किसी दो एंड पे है। तो आज हमने ये जान लिया कि क्या होता है यूनिट सेल, कितने तरह की यूनिट सेल होती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया इसको। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, एक में कितने होते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम लोग देखेंगे किस तरह से ये एक यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं।
अब यहाँ पे हमने देखो, अब ये सिंपल है तो कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं और किसी भी क्यूबिक के अंदर अगर जितने कॉर्नर पे एटम है उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अगर हम यहाँ से देख लें एक क्यूब बना करके, तो हमने जो एक क्रिस्टल बनाया था, ध्यान होगा, ठीक है, उसमें एक में 8 क्रिस्टल थे। तो जो सेंटर पे क्रिस्टल होता है या कहीं पे भी हम देख लें, कहीं पे भी अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो एटम कॉर्नर पे हैं, अब इस बॉल का एक ही हिस्सा जो है कि अंदर के साइड में होगा, बाकी हिस्से जैसे अगर कोई ऊपर के साइड में है, कोई इधर के साइड में है, कोई इधर के साइड में, नीचे के साइड में है, तो उसमें ये कंट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसके 8 हिस्से हो गए, इसके क्या हो गए, 8 हिस्से हो गए। तो यहाँ कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन, एक एटम का 1/8 होता है। सिंपल क्यूबिक में फेस पे एक भी एटम नहीं होते हैं और सेंटर में एक भी एटम नहीं होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 1 आ जाएगा। फेस सेंटर में देखते हैं तो कॉर्नर पे तो हमें एटम मिलता ही है, और जो फेस पे होते हैं 6 फेसेस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। कहने का मतलब कि अगर कोई एटम इस फेस पे है तो आधा इसमें है और आधा इसमें है। अगर यहाँ पे कोई एक बॉल लगी होती तो आधी बॉल अंदर और आधी बाहर होती, तो यहाँ पे एक बॉल का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टोटल मिला दिया जाए तो 1 और 3, ये तो हमारा 1 और ये हमारा हो गया 3, तो टोटल हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। बॉडी सेंटर की बात करें तो कॉर्नर पे 1 एटम तो जो है कि 1/8 हो ही जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ जो बॉडी में होगा, सेंटर में होगा, वो एक एटम होगा। क्या होगा, एक एटम। तो एक और एक मिला के कितने हो गए, 2, यहाँ पे हो गए 2, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एंड सेंटर में, कहाँ देखेंगे, एंड सेंटर में। एंड सेंटर में क्या है, 8 × 1/8 = 1। अब इसमें फेस में जो है कि 2 एटम होते हैं और उनका 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है, ये हो गया 1। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा तो 1 एटम का कंट्रीब्यूशन है, फेस बनेगा तो 4 एटम का कंट्रीब्यूशन है, बॉडी सेंटर बनेगा तो 1 1 2 का कंट्रीब्यूशन है, एंड बनेगा तो 1 + 1 = 2 का कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया एटम का। अब इसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टल में किस तरह से, जो हमने पैरामीटर बताया था, पैरामीटर याद होगा, जिसमें कि हमने 3 लेंथ ली थी ABCD, और 3 हमारे एंगल थे अल्फा बीटा गामा। इन तीनों को मिला करके देखा जाए तो लगभग 200 से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनको वेब्रियास लैटिस बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में देखेंगे, ओके। अब इसे इरेज कर देते हैं और फिर हम देखेंगे किस तरह से वेब्रियास लैटिस को हम क्लासिफाई करते हैं, ओके। स्टूडेंट, ये वेब्रियास लैटिस जो होते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो वेब्रियास लैटिस के अंदर आते हैं। और ये लैटिस जो होते हैं 230 क्रिस्टल फॉर्म्स के ग्रुप होते हैं, मोर देन 230 क्रिस्टल फॉर्म्स के ग्रुप होते हैं, जिनको पैरामीटर के बेस पे, जो पैरामीटर इंटरसेप्ट या एंगल है,
इन दोनों के बेस पे 7 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारा पहला पार्ट अगर यहाँ पे ध्यान दें तो पहला पार्ट है क्यूबिक। पहला पार्ट क्या है? क्यूबिक। इस क्यूबिक में हमारा इंटरसेप्ट ए बी सी, हमने बताया था कि ये पैरामीटर अगर देखा जाए क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, तो अगर ये तीनों बराबर है तो यहाँ पे एंगल जो है यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा, ये हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो जो प्रिमिटिव क्रिस्टल होता है यानी जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है वो इसके अंदर आता है। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और FCC फेस सेंटर्ड भी इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ट्राइगोनल अगर देखेंगे, ट्राइगोनल में देखेंगे तो यहाँ पे A और B तो बराबर होते हैं मगर C बराबर नहीं होता है, मगर तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसमें हमें प्रिमिटिव टाइप के क्रिस्टल मिलेंगे और बॉडी सेंटर्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, अब इस वाले में देखते हैं रोम्बोहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है। रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ए बी सी तो बराबर होते हैं, लेकिन ए अल्फा बीटा एंगल बराबर होता है लेकिन गामा एंगल 90 के बराबर नहीं होता है। इसमें केवल प्रिमिटिव टाइप के क्रिस्टल्स आते हैं। इसमें क्या होते हैं? केवल प्रिमिटिव टाइप के क्रिस्टल आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है आर्थोरोम्बिक। इसमें ए बी सी में से तीनों भी कोई भी बराबर नहीं होता है, लेकिन बराबर ना होने के बावजूद भी तीनों का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसमें हमें जो है कि प्रिमिटिव बॉडी सेंटर और फेस सेंटर मिलते हैं। ठीक है, फेस सेंटर यहाँ पे हम एक सी हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक अगर है तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, फेस सेंटर डाल देते हैं। यहाँ पे हमें जो है कि FCC EC भी मिलता है इस वाले में, आर्थोरोम्बिक में एंड सेंटर भी मिलता है। लेकिन इस वाले में अगर देखें मोनोक्लिनिक में देखें तो ABC कोई बराबर नहीं होता है, ABC कोई बराबर नहीं होता है। और अल्फा बीटा एंगल जो है यहाँ पे अल्फा बीटा एंगल तो 90 डिग्री का होता है, मगर ये गामा वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। और ऐसा हमें केवल प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड में मिलेगा। तो इस तरह से 7 क्राइटेरिया, इस पैरामीटर के बेस पे 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया है। उस 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में हमारे 230 से ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म आते हैं। तो अभी हमने 5 देखे, 2 और देखेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट कर लिया? ऊपर से थोड़ा इरेज करते हैं हम, बस 2 ही हमें लिखना है। ठीक है, इसमें हमारा 6 आ जाएगा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक और दूसरा हमारा आ जाएगा हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सा ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? न ये बराबर होता है न ये बराबर होता है, न कोई एंगल बराबर होता है। और इसमें केवल हमें प्रिमिटिव टाइप के ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रिमिटिव टाइप के। नेक्स्ट हमारा जो 7वां है वो 7th है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, इस हेक्सागोनल में हम देखेंगे कि एक
इसमें हेक्सागोनल में हम देखेंगे कि ये बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो एंगल होता है उस एंगल में देखेंगे कि अल्फा इक्वल टू बीटा ये 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो गामा इसमें होता है वो 120 डिग्री चला जाता है। और इसमें भी हमें केवल प्रिमिटिव टाइप के ही मिलते हैं। तो इस तरह से हमने 7 जो है कि क्रिस्टल देखे, ठीक है, जिसमें एक हमारा था, पहला हमारा था क्यूबिक, दूसरा ट्राइगोन टेट्रागोनल, तीसरा रंबोहेड्रल, चौथा आर्थोरोम्बिक, पांचवा मोनोक्लिनिक, छठा ट्राइक्लिनिक और सातवां जो है कि क्या, हेक्सागोनल। तो हमने देखा कि प्रिमिटिव सारे लगभग जो क्रिस्टल लाइटिस है प्रिमिटिव में जरूर मिल रहे हैं, यानी सारे प्रिमिटिव जो होते हैं उनमें ये सातों टाइप के पाए जाते हैं। बाकी कुछ में जो है कि एफसीसी, बीसी और ईसी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 सिस्टम। ये क्या हो गया, 7 सिस्टम। नोट कर लिया सबने? ओके, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि कितने लिगेंड्स जो है कि सेंट्रल मेटल के क्लोज में है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक एटम के क्लोज में कितने एटम हैं, यानी एक जो एटम है, सपोज ये ए है, तो अगर इसके कांटेक्ट में 4 एटम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच पार्टिकल इन द क्रिस्टल सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? इट इज द नंबर ऑफ atoms or particles adjacent immediately to other in crystal lattice, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि एक कोई क्रिस्टल है, इसके इमीडिएट कांटेक्ट में ये है जो एकदम टच में हो, जो एकदम क्या हो, टच में हो, तो वो इमीडिएट कांटेक्ट में होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखिए कोई सिंपल क्यूबिक अगर लैटिस है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड है तो क्या होगा, ठीक है, और अगर फेस सेंटर्ड है तो क्या होगा? तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC, बॉडी सेंटर्ड लैटिस ये होगा 6
ओके। नेक्स्ट हमारी हो जाएगी, ये तो हमारा ये हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए होगा 6, बॉडी सेंटर्ड के लिए 8। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए ले लेते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए होगा ये सिंपल क्यूबिक। तो 6 हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड लैटिस के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फेस सेंटर्ड के लिए जो होगा ऑफ फेस सेंटर्ड लैटिस अगर देखेंगे तो ये 12 होगा। इसका मतलब कि सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं 6 होते हैं। और ये भी देखा हमने कि कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी के लिए बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड अगर कोई लैटिस है तो उसके लिए 8 होता है, और जो फेस सेंटर्ड है उसके लिए कितना होता है, उसके लिए 12 होता है। अब अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर घटाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी देखेंगे। हाई प्रेशर इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन नंबर, और हाई टेम्परेचर increases decreases कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, सिंपल सी लॉजिक है। ये नहीं कि हमें ये हेडिंग ये लाइन हमें रटना है। हाई प्रेशर होगा तो पार्टिकल पास आएंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे तो वो क्या होंगे, पास आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आकर के इकट्ठा होंगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। लेकिन अगर वही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे वो दूर दूर जाते जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, ठीक है। तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। तो ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है जो दिमाग में रखना है, रटना नहीं है। प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है क्योंकि पार्टिकल पास आ जाते हैं, और प्रेशर घटाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर जाते हैं, और इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। हमने अब कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, हम स्टार्ट करेंगे अरेंजमेंट, पैकिंग, ओके। क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। अब यहाँ पे पैकिंग के तरीके अगर देखा जाए, पैकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम बैग पैक करते हैं, वैसे जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो पार्टिकल कितना पास कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो हमारा क्लोज पैकिंग होता है। और जितना ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगा उतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी, जितना ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगा उतना क्या होगा, इफ़िशियंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले 3 तरह से हमारा पैकिंग है। 1 डायमेंशन,
ठीक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन, सेकेंड 2 डायमेंशन, थर्ड हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा 3 डायमेंशन। अभी चौथे डायमेंशन की खोज हो रही है, वही नहीं है, तो इसलिए हम 3 डायमेंशन पे आके रुक जाएंगे। ठीक है, हमारा जो पहला डायमेंशन है फर्स्ट, यहाँ पे मॉलिक्यूल बस एक दूसरे की किसी एक एक्सिस की बात करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे 1 डायमेंशन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। सपोज ये एक एटम है तो इसके इमीडिएट कांटेक्ट में केवल 2 एटम है, केवल क्या है, 2 एटम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आते हैं सेकेंड 2 डायमेंशन में आते हैं, तो 2 डायमेंशन हमारा 2 तरह का होता है। एक तो हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा है हेक्सागोनल। अब स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो अगर जैसे कि अगर एक बॉल के ऊपर एक बॉल अगर पड़ी हुई है, अब ये 2 डायमेंशन में चल रहे हैं, ये हमारा 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारा x है तो ये हमारा y है, ठीक है, ये x है तो ये y है। अब इसमें ये एटम 4 एटम के कांटेक्ट में है, इमीडिएट कांटेक्ट में। यहाँ पे क्या है कि 4 एटम के कांटेक्ट में है और इस तरह से इसका अरेंजमेंट है, 1 बॉल जस्ट अबव द अनदर बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल में अगर हम देखेंगे, ये थर्ड हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, जहां बीच में डिप्रेशन है, जैसे ठेले पे फ्रूट लगाते हैं उसी तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर हम किसी एक एटम को यहाँ पे लेते हैं तो ये इसके इमीडिएट कांटेक्ट में, ये है कांटेक्ट में, ये है, ये है, ये है, ये है, कुल मिलाकर के 6 एटम कांटेक्ट में हैं। कौन कौन से हैं, एक ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट में, और ये इमीडिएट कांटेक्ट में है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, वो 6 है। आई बात सुनिए, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया 2 डायमेंशन। अभी 2 डायमेंशन में हमने जो है कि ये जो देखा है, ये 2 डायमेंशन में हमारा हेक्सागोनल है। ये क्या है, हेक्सागोनल, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमने 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन डाल लिया, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी जान लिया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम इसके आगे 3 डायमेंशनल में देखेंगे किस तरह से क्लोज पैकिंग होती है। गुड डे।